हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। फिर सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल और विजिबल? देन कंफर्म मी। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, फिर हम सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके ओके, चलिए, थैंक यू थैंक यू। चलते हैं, हम सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, हाँ जी। सो जस्ट मिनट। हाँ जी। सो गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप लोग? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे ना। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन और कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का क्लास। तो आज का जो क्लास है, इस क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है, कल ही मैंने बताया हुआ था पिछले क्लास में कि आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। क्लियर? आज के क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आज का टॉपिक हमारा यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? देखिए, पिछला जो क्लास हुआ था हमारा हमारा अब तक का 2 क्लास हो चुका है, जिसमें से एक क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था इंट्रोडक्शन टू साइटोलॉजी। क्लियर? जो हमारा पहला क्लास था अपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का, उसमें मैंने पढ़ाया था टॉपिक जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू साइटोलॉजी। क्लियर? जो हमारा दूसरा टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? उसमें हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल। और उसके बाद जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम थोड़ा सा हल्का सा एक रिकैप ले लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो आज का क्लास समझने में। ठीक है, याद कीजिए मैंने आप लोग को एक चीज बताया हुआ था कि सेल क्या होता है। सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल आपस में ग्रुपिंग करके बनाते हैं टिश्यू यानी कि उत्तक। टिश्यू आपस में ग्रुपिंग करके बनाते हैं ऑर्गन यानी कि अंग। ऑर्गन आपस में ग्रुपिंग करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर के बनाते हैं एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? उसके बाद आप लोग को मैंने बताया हुआ था कि सेल की डिस्कवरी किए हुए थे रॉबर्ट हुक। कब किए हुए थे? 1665 ईस्वी में किए हुए थे। कहां पे? कॉर्क कैम्बियम यानी कि बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाल में उन्होंने सेल देखा था। तब उस टाइम वो सेल कैसा था? वो सेल डेड सेल था, यानी कि वो जो सेल है वो मरा हुआ सेल था। क्लियर? तो भाई क्वेश्चन आती है कि जो जिंदा सेल है, जिंदा सेल की खोज कौन किए थे? तो जिंदा सेल यानी कि लिविंग सेल की खोज किए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोएक। फिर मैंने आप लोगों को माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ाया था। मैंने बतलाया हुआ था कि माइक्रोस्कोप 3 टाइप के होते हैं। माइक्रोस्कोप 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जिसमें मैंने बतलाया हुआ था कि सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत ही सस्ते में भी मिलता है और बट इसमें हम चीजों को क्लियरली बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम चीजों को क्लियरली देख सकते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जो बड़ा बड़ा रिसर्च लेबोरेटरी होते हैं, लेबोरेटरी होता है, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम सेल को जूम करके बहुत ही अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आए हुए थे सेल थ्योरी पे। तो सेल थ्योरी के बारे में मैंने बतलाया हुआ था कि सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट मिलकर दिए हुए थे, स्लीडन एंड स्वान। जो स्लीडन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बोला था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी तरीके के पेड़ पौधे होते हैं वो अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से, अलग अलग प्रकार के
सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक एक साल बाद 1839 यानी कि 1839 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोडर स्वान। उनको शॉर्ट में श्वान बोलते थे। वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के थे और जूलॉजिस्ट मतलब एनिमल के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कही, उन्होंने बोली कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने एक लाइन और बोल दी कि ऑल एनिमल सेल्स हैव अ थिन आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि जितने भी एनिमल सेल हैं, एनिमल सेल के ऊपर में एक पतली सी कवर होती है, पतला सा एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दे दिया। फिर एक साइंटिस्ट को चुल मची जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया और उसमें एक लाइन ऐड कर दी जिस लाइन का नाम था ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला, यानी कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। क्लियर? वेरी गुड इवनिंग श्रुति। सो उसके बाद ये तो था सेल थ्योरी। उसके बाद आए थे हम लोग जहां मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था ऑर्गेनिज्म के बारे में, राइट? ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने बतलाया हुआ था ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। मैंने बतलाया हुआ था ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऑलराइट, एक होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? यूनि मतलब वन और सेल्यूलर मतलब सेल, यानी कि वैसे जीव जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं उनको बोलेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वहीं यदि बात करें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो वैसे जीव जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं उनको क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम आए थे सेल के बारे में पढ़ रहे थे, सेल के टाइप, जिसमें मैंने बतलाया हुआ था कि सेल के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। जहां पे आपको बतलाए हुए थे कि प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। क्लियर? प्रो मीन्स प्रीमिटिव और प्रीमिटिव का मतलब मैंने अपने लैंग्वेज में बतलाया हुआ था कि प्राचीन, सॉरी, प्रीमिटिव का मतलब ही होता है प्राचीन और प्रीमिटिव का मतलब नॉट वेल डेवलप्ड। प्राचीन मतलब पुराना समय और पुराने समय में क्या हुआ था? सभी चीजों का सही रूप से डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने लैंग्वेज में बोल दिया कि प्रीमिटिव मतलब नॉट वेल डेवलप्ड। अब है यहाँ पे कैरियोटिक। कैरियोटिक बना है कैरियोन वर्ड से और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्लियर? सागर चौधरी, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सागर। तो मैंने बतलाया हुआ था कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे? वैसे सेल जिसका न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा था यूकैरियोटिक सेल, जहां मैंने बतलाया हुआ था कि यू मतलब ट्रू और ट्रू मतलब मेरे लैंग्वेज में वेल डेवलप्ड। क्लियर? ट्रू मतलब वेल डेवलप्ड। और कैरियोटिक, अगेन कैरियोटिक किस वर्ड से बना है? कैरियोन, और कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी कि वैसे सेल जिसमें न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप्ड होता है उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? एमडी अबू बकर, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग अबू बकर। चलिए, ये था ऑर्गेनिज्म का टाइप और ये है सेल का टाइप, जिसमें कि
ये एक टाइप मैंने बतलाया हुआ था प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? चलिए, तो ये है हमारा आज का टॉपिक यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक बार बैच के बारे में बतला दूं कि जो हमारा बैच है दैट इज पराक्रम बैच, जो कि क्लास 11th और 12th के लिए प्रॉपर 2 साल का कोर्स है, जिसमें बेसिक यानी कि एकदम जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे। 3 जून से स्टार्ट हो चुका है, टाइम है 8 से लेकर 9 बजे तक। पूरे 2 साल का कोर्स है और पूरे 2 साल के कोर्स का फीस है मात्र 1499 रुपया। ठीक है, वैसे इसका कोर्स है 1999 रुपया, यानी कि अप्रोक्स 2000, बट अभी के लिए डिस्काउंट ऑफर है तो ये 1499 में आपको मिल जाएगा। बट कुछ टाइम में इसकी फी बढ़ने वाली है, तो जो लोग अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं जल्दी से सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिए। ठीक है, जो लोग अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और जो हमारा अगला क्लास होगा, हो सकता है कि विदाउट सब्सक्रिप्शन आप लोगों को विजिबल ना हो, यानी कि जो लोग सब्सक्रिप्शन लिए होगे उसी को वही लोग क्लास अटेंड कर पाओगे। इसीलिए जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। पूरे 2 साल का कोर्स है, मात्र अभी 1499 रुपए में आपको मिल रहा है। क्लियर? चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? अब देखिए यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानते हैं। यूकैरियोटिक सेल है क्या? देखिए अभी अभी मैंने क्या बतलाया कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास प्रॉपर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा कि उनके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस होगा जिसके पास एक प्रॉपर संरचना होगी। क्लियर? राजेश कुमार, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग राजेश। तो या यूकैरियोटिक सेल में मैंने बतलाया हुआ था कि डेवलप्ड न्यूक्लियस मतलब उसके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस होगा जिसकी एक प्रॉपर संरचना होगी। साथ ही साथ उसके अंदर में जितने ऑर्गेनेल होंगे, यानी कि उस सेल के अंदर में जितने ऑर्गेनेल होंगे वो भी प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। क्लियर? वो भी प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। Presence of membranes gives clear compartmentalization of cytoplasm, यानी कि जो सेल है उस सेल के अंदर उस सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स बिखरे हुए होते हैं, यानी कि उसी साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन सारे के सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्लियर? They have complex locomotory and cytoskeletal structure. लोकोमोटरी का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला, लोकोमोशन करने वाला, यानी कि सेल के अंदर लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल यानी कि जो सेल को सुरक्षा प्रदान करे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी उनके अंदर मौजूद होते हैं। अब देखिए मैंने क्या बतलाया कि इसके पास प्रॉपर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, यानी कि प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है। अब देखिए जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर ही होते हैं जेनेटिक मटेरियल, यानी कि अल्टीमेटली बोले तो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं जेनेटिक मटेरियल। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में था ना कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरा बिखरा हुआ था जिसको बोलते थे न्यूक्लियोइड, लेकिन यहाँ पे बिखरा हुआ नहीं होता है, यहाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है। किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, तो यदि यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल आप लोगों को बोला जाए तो क्या बोलोगे? प्रोटिस्ट सेल यानी कि प्रोटिस्टा वाला सेल, फंगी वाला सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, हम लोग
सारे के सारे क्या है, यूकैरियोटिक सेल। चलिए अब देखिए, जो हमें पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल के अंदर में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है उनके बारे में। निखिल कुमार गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग निखिल। चलिए राजेश कुमार, राजेश नहीं सर, राजू, ओके राजू, गुड इवनिंग आपको भी। चलिए तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर में किस किस चीजों के बारे में पढ़ना है यहाँ पे वो दिया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके अंदर आते हैं 4, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, न्यूक्लियस एंड माइक्रो बॉडीज। तो इन सभी स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इस सभी के बारे में एक एक करके चलते हैं और एक एक करके पढ़ाई करते हैं। तो देखिए सेल के सबसे बाहर में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए ये जो आपका सेल है, इस सेल के बाहर में भी होगा सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, कहीं पे लिखा हुआ है, ये रहा। जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। चूंकि ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेल वॉल। तो देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये है सेल वॉल। क्लियर। तो प्लांट सेल के सबसे बाहर में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, और उसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन। अब मैंने क्या बतलाया हुआ था कि सेल के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, यानी कि फ्लूइड भरा हुआ होता है। सेल के अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल में जितनी भी एक्टिविटी होती है, सारी की सारी एक्टिविटी कहां पे होती है, उन्हीं साइटोप्लाज्म में। क्लियर। तो एक हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन और दूसरा हो गया सेल वॉल, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा आएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके अंदर 4 सिस्टम आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो हम चलते हैं एक एक करके उसके बारे में पढ़ते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए देखिए वो था प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। तो प्लांट सेल में क्या था, सबसे बाहर में सेल वॉल, उसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर में था साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सेल की सारी एक्टिविटीज होती है। अब चूंकि प्लांट सेल है, और प्लांट सेल कैसा सेल है, प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल है। अब जो प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल है तो इसके पास जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैसा होगा, डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। तो देखिए इसके अंदर ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, चूंकि देखिए जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में सभी के लिए अलग अलग सिस्टम नहीं होता है। जैसे हमारे पास है ना कि खाना खाते हैं, पचाते हैं, उसके लिए अलग सिस्टम, सांस लेने के लिए अलग सिस्टम, रिप्रोडक्शन के लिए अलग सिस्टम, वहीं यदि बात करें हम एक्सक्रेशन, उत्सर्जन के लिए अलग सिस्टम। लेकिन ये जो सेल होते हैं, ठीक है, ये जो सेल होते हैं प्लांट सेल, इनके पास अलग से कोई सिस्टम नहीं होता है। तो इसके कारण क्या होता है, इनके पास जब कोई सिस्टम नहीं होता है, अब इनके पास क्या है, कोई सिस्टम अलग अलग नहीं होता है, जिसके कारण इनके अंदर का वेस्ट मटेरियल कहीं पे स्टोर होता है, जमा होता है। तो वो कहां पे होता है, वो होता है इस वैक्यूल में। और याद रखिएगा कि प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल है, अकेला 90% स्पेस यही वैक्यूल लेता है, और उसके बाद जो 10% स्पेस बचता है, उसी 10% स्पेस में सारी की सारी चीजें होती है। क्लियर। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यदि आप सुने हुए होंगे तो पता होगा
कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल को एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होगा। यदि हम बात करेंगे प्लास्टिड की, ठीक है, तो प्लास्टिड का काम होता है कलर प्रोवाइड करवाना। तो पेड़ पौधों में पत्तियों में जो हरा कलर होता है, पीलापन कलर होता है, वो सब इन्हीं प्लास्टिड के कारण ही होता है। तो ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में हम लोगों में एब्सेंट होता है। नहीं, हम लोग में प्रेजेंट होता है, हम लोग भी हरे हरे दिखते हैं। उसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में ही बतलाया हुआ था कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। साइटोस्केलेटन, देखिए नाम से स्पष्ट है, साइटो मतलब सेल और स्केलेटन मतलब कंकाल। कंकाल का काम क्या है, कंकाल क्या करता है, हम लोगों को सपोर्ट प्रदान करता है। तो यहाँ पे साइटोस्केलेटन यानी कि साइटोस्केलेटन सेल को सपोर्ट प्रदान करता है। सिलिया एंड फ्लैजिला ये दोनों मोटाइल स्ट्रक्चर है जो कि सेल के मूवमेंट में उसकी मदद करते हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में उनकी मदद करते हैं। न्यूक्लियस क्या है भाई, न्यूक्लियस के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस पूरे घर का मुखिया है, ठीक है, यानी कि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, यही न्यूक्लियस। उसके बाद है माइक्रो बॉडीज। ये जो माइक्रो बॉडी है इनका काम क्या होता है कि ये जो माइक्रो बॉडी है ये फूड को स्टोर करते हैं सेल के अंदर। तो ये था आपका प्लांट सेल और ये रहा एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होगा, यदि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बात की जाए तो वो आपको लास्ट में लिखवा भी देंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लांट सेल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं प्लांट सेल और यहाँ पे एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होगा, एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल वॉल प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। प्लास्टिड प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। राइबोसोम प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे और ये भी होंगे, ठीक है। सॉरी, ये वाला जो है ये वाला प्लांट सेल में ये नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये रहा आपका यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है, इस प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर। क्लियर, क्लियर। चलिए, ये है एनिमल सेल, पिछले वाला था प्लांट सेल और ये रहा आपका एनिमल सेल। तो मैंने बतला दिया प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर। क्लियर। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। क्लियर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन, chemical studies on human RBC shows that the cell membrane is composed of protein bilayer, lipid bilayer, protein and carbohydrates, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने सेल मेम्ब्रेन की अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से पता लगाने के लिए किस पे एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, ह्यूमन आरबीसी पे। देखिए, ह्यूमन आरबीसी कैसा सेल होता है, ह्यूमन आरबीसी होता है एनिमल सेल, ठीक है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट। क्लियर। अब देखिए, मान लीजिए कि एक बड़ा सा रूम है आपका, बड़ा सा घर है। अब उस रूम में क्या है कि बहुत सारा सामान है। अब यदि उस रूम में बहुत सारा सामान है तो आप अच्छे से वहां पे बैठ नहीं पाओगे, कंफर्टेबल होके बैठ नहीं पाओगे। लेकिन वही कम सामान है, एकदम पांव हाथ फैला के एकदम लेटे हुए हो। तो ह्यूमन आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस ही नहीं होता है। तो जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो साइंटिस्ट लोग सेल मेम्ब्रेन की अच्छे से स्टडी कर पाएंगे
इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए ह्यूमन आरबीसी को ही चुना। तो जब इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की अच्छे तरीके से स्टडी की तो इनको पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है लिपिड बाइलेयर, देखिए यहाँ पे ये है सेल मेम्ब्रेन का मॉडल, जिसमें ये ऊपर वाला दिख रहा है ये लिपिड और ये वाला, ये दोनों क्या है लिपिड के बाइलेयर, यानी कि ऊपर भी लिपिड और नीचे भी लिपिड। तो लिपिड का बाइलेयर मतलब 2 लेयर, और बीच में दिख रहा होगा ये है प्रोटीन, और इधर दिख रहा होगा शुगर। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर जो आप बोले कि जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड के 2 लेयर का बना हुआ होगा, तो कौन सा लिपिड? तो मेनली फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, लिपिड में भी मेनली फॉस्फोग्लिसराइड, जिसमें कि बाहर वाला जो आपको दिख रहा है, बाहर वाला होता है हेड, पोलर हेड, और अंदर वाला होता है हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, अंदर वाला जो टेल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि इसको पानी से नफरत है, और बाहर वाला होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि जिसको पानी से प्रेम है। क्लियर? So the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment, यानी कि जो बाहर वाला होता है, बाहर वाला जो हेड वाला पोर्शन है वो टेल वाले पोर्शन को प्रोटेक्ट करता है और पानी को अंदर जाने भी नहीं देता है। क्लियर? दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बतलाया कि अभी अभी मैंने आपको क्या बतलाया कि साइंटिस्ट लोग क्या बोले कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। तो अलग अलग सेल में प्रोटीन और लिपिड का अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे कि यदि हम ह्यूमन आरबीसी की बात करें, अपने हमारे सेल के ह्यूमन हमारे बॉडी के अंदर के आरबीसी की बात करें, तो हमारे आरबीसी में 52% यानी कि 52% प्रोटीन होता है और 40 यानी कि 40% लिपिड होता है। क्लियर? मैंने क्या बतलाया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है लिपिड के 2 लेयर का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। तो जो मैंने बात की प्रोटीन की, तो इसमें 2 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरीफेरल प्रोटीन। देखिए, पेरीफेरी का मतलब ही याद रखिएगा सरफेस, सबसे बाहर वाला। तो सबसे बाहर में जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा दैट इज पेरीफेरल प्रोटीन, और अंदर में या फिर कम प्रोटीन जो प्रेजेंट होगा दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन। क्लियर? दिख रहा होगा आपको, ये रहा सरफेस पे है तो इसको बोले पेरिफेरल प्रोटीन, ये दोनों अंदर वाला है तो ये है इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, क्लियर? अब देखिए सेल मेम्ब्रेन की, अब साइंटिस्ट लोगों के बीच में बातें चल रही थी कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है जी, जो साइंटिस्ट लोग थे वो लोग प्लान कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर के बारे में बताए, अलग अलग स्ट्रक्चर दिए। उनमें से 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सिंगर, ये है सिंगर, सिंगर गायक वाले सिंगर नहीं, इनका नाम है सिंगर, और ये हैं निकोलसन साहब। ठीक है, तो यही सिंगर और निकोलसन मिलकर के, यही सिंगर और निकोलसन मिलकर के सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिए, जिस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन दिए थे? तो याद रखिएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिए थे सिंगर एंड निकोलसन। कब दिए थे? 1972 ईस्वी में, यानी कि 1972 ईस्वी में। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो क्वाशी फ्लूइड होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो प्रोटीन और
लिपिड के जो दोनों लेयर हैं उनके बीच में मूवमेंट कर रहा होता है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द सेल मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। और वो जो क्षमता होती है उस मेम्ब्रेन के अंदर मूव करने की, उसको हम फ्लूइडिटी का नाम देते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन दिए हुए थे? सिंगर एंड निकोलसन। और कब दिए थे? 1972 में। देखिए ये वाला जो उधर जो डायग्राम था सेम वही डायग्राम यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखिए बीच बीच में क्या है? बीच बीच में है इंटीग्रल प्रोटीन, जो सरफेस पे है दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। क्लियर? और ये और इधर है आपका, ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है? उसी के अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन चैनल, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स, ये तो बतला ही दिए, इंटीग्रल मेम्ब्रेन। और इसी के अंदर वो बोले कि फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। कौन बतलाए? सिंगर एंड निकोलसन। क्लियर? अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है ये भी देख लीजिए। निखिल अनिल कुमार, मजा आ रहा है सर? बिल्कुल मजा आएगा दोस्त, बिल्कुल मजा आएगा। जब हम पढ़ा रहे हैं तो एकदम मजा आएगा, ठीक है? कभी स्पीड लगे तो बतला दीजिएगा कि सर स्पीड है, तो हम स्पीड थोड़ा सा स्लो भी कर देंगे, ठीक है? चलिए, फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है अब वो पूछ रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में उसकी मदद करता है, ठीक है? ये क्या करता है? मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में उसकी मदद करता है। याद कीजिए मैंने बतलाया हुआ था कि सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि वो सभी चीजों को अपने अंदर जाने की परमिशन नहीं देता है, लेकिन कुछ चीजों को देता तो है, यानी कि वो मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में उसकी मदद करता है। दूसरा देखिए, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली, मैंने क्या बतलाया था? जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है ये कैसा मेम्ब्रेन होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि ये सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने की परमिशन देता है, ठीक है? ड्यू टू द फ्लूइड नेचर, चूंकि इसका नेचर जो है फ्लूइड नेचर है, इसी के कारण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, यानी कि दो सेल के बीच का जो जंक्शन होता है, ठीक है? ओके निखिल, ओके। चलिए, तो चूंकि इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, चूंकि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, सेक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन में उसकी मदद करता है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखिए। अब देखिए, यदि हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की, अभी मैंने क्या बतलाया कि जो बाहर से मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा, अंदर से मॉलिक्यूल बाहर आएगा, मतलब कि क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर? ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आप लोग पहले भी पढ़े हुए होंगे बचपन में भी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं? जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, और जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है? जिसमें एनर्जी की जरूरत होगी उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? अब देखिए, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है पहले उसको देख लीजिए। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में कि मैंने क्या बतलाया, जैसे एनर्जी की जरूरत कब होगी, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करूं, क्या रखूं, क्या रखूं, क्या रखूं, चलिए रिमोट को ही ले लेता हूं, हालांकि मैं इसको गिराऊंगा नहीं, ठीक है? मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये रिमोट है। क्लियर?
मेरे हाथ में ये रिमोट है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि ये कहां से जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो इसमें क्या लगेगा, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि मैं बस छोड़ दूंगा और रिमोट डायरेक्ट आ जाएगा नीचे। वहीं यदि बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, मतलब कि मुझे इसको ऊपर फेंकना है तो उसके लिए मुझे एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वहीं जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें हमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहां पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, कहां से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, बिना एनर्जी के यूज किए, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसके बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन होता है। जैसे चाय का छन्ना है ना, तो चाय का छन्ना में क्या होता है, जो चाय पत्ती है उसको अंदर नहीं जाने देता और चाय अंदर चला जाता है। वैसे ही ऑस्मोसिस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा, लेकिन उसके बीच क्या होगा, उसके बीच कोई ना कोई मेम्ब्रेन लगा हुआ होगा। वहीं यदि सिंपल डिफ्यूजन की बात करेंगे तो इसमें भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा, लेकिन उसके बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं लगा हुआ होगा। क्लियर? Polar molecule cannot pass through the non-polar bilipid layer, so they require membrane carrier protein for their transport, जिसको बोलते हैं facilitated diffusion। यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो पास नहीं कर सकता है नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के थ्रू, इसीलिए उसको मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है जिसके कारण वो अंदर जा सके, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। वहीं यदि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। ठीक है, कहां से कहां की ओर, लोअर से हायर की ओर। तो जब लोअर से हायर की ओर जाएगा, जब नीचे की ओर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे एनर्जी की जरूरत होगी, किस फॉर्म में, एटीपी। ठीक है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि हमारे मसल में होता है। निखिल बोल रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट फिर से सर, ओके बिल्कुल निखिल। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा लोअर, सॉरी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा हायर से लोअर की ओर। देखिए पैसिव मतलब जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, और एक्टिव मतलब एनर्जी की आवश्यकता है। ठीक है, तो जब एनर्जी की आवश्यकता नहीं है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये रहा, ये मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे ये रहा, मान लीजिए कोई बर्तन या फिर कोई चीज है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पानी इधर से डाल रहा हूं। अब पानी इधर से डालूंगा तो क्या होगा, इधर आ रहा है ज्यादा कंसंट्रेशन पानी का, लेकिन वो यहां से किधर की ओर मूव करेगा, नीचे की ओर। ठीक है, वो यहां से किधर की ओर मूव करेगा, नीचे की ओर। तो उसमें क्या होगा, किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। तो याद रखिएगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल का मूवमेंट तो होगा, कहां से कहां तक, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, बिना किसी एनर्जी के यूज के। और पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का, एक सिंपल डिफ्यूजन, एक ऑस्मोसिस। दोनों में बराबरी क्या है, दोनों में समान चीज क्या है कि दोनों में चाहे सिंपल डिफ्यूजन हो चाहे ऑस्मोसिस हो, इन दोनों में भी क्या होगा, मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा,
बस ऑस्मोसिस में क्या होगा कि ऑस्मोसिस में उनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाएगा और सिंपल डिफ्यूजन में कुछ भी नहीं आएगा, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी क्लियर है निखिल? अभी क्लियर है निखिल? बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है निखिल? आगे बढ़ें। चलिए, धन्यवाद। अब देखिए, एक हमने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब एक हमने पढ़ लिया, अच्छा अमन बोल रहा है ऑस्मोसिस क्या होता है? अमन जी, ऑस्मोसिस जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप होता है। ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि ज्यादा वाले चीजों से कम वाले चीजों की ओर आएगा, और लेकिन उनके बीच में कोई ना कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लगा दिया एक, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लगा दिया एक, ये कोई बर्तन है, ठीक है, यहाँ पे बीच में मैंने कोई जो होता है ना छेद वाला, जो क्या कहते हैं उसको, जाली लगा दिया, और मैं इधर से पानी डाल रहा हूँ, गंदा पानी, तो इधर से क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करेगा, लेकिन इसके बीच में जाली लगा हुआ है, इसके बीच में मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ठीक है, दैट इज ऑस्मोसिस। क्लियर? इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, दूसरा है सेल वॉल। ठीक है जी, पहला हमने पढ़ लिया क्या? पहला हमने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सेल वॉल। क्लियर? सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, किसमें? फंगी और प्लांट में, और हम लोगों में ये एब्सेंट होता है। क्लियर? यदि हम एल्गी के सेल वॉल की बात करें तो एल्गी का सेल वॉल बना हुआ होता है सेल्यूलोज का, गैलेक्टेंस का, मन्नास का और मिनरल्स का, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। वहीं यदि बात करें हम प्लांट के, तो प्लांट के सेल्यूलोज की यदि प्लांट के सेल वॉल की यदि बात करें तो प्लांट का सेल वॉल बना हुआ होता है सेल्यूलोज का प्लस हेमी सेल्यूलोज का प्लस पैक्टीन्स और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है प्लांट का सेल वॉल। क्लियर? अब देखिए, सेल वॉल के दो वॉल होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये मैंने बनाया एक सेल, ठीक है, इस सेल के बाहर में है एक लेयर और उसके बाहर में भी है एक लेयर, तो ये जो लेयर है इसको मैं एकदम ब्लैक ब्लैक पूरा कर देता हूं, ये क्या है? ये है सेल वॉल। क्लियर? क्लियर जी, ये क्या है? ये है सेल वॉल। अब इस सेल वॉल के दो वॉल होते हैं, ठीक है, जो बाहर वाला है, बाहर वाले को बोलते हैं प्राइमरी वॉल, बाहर वाले को प्राइमरी वॉल, और अंदर वाले को सेकेंडरी वॉल। बाहर वाले को प्राइमरी वॉल और अंदर वाले को सेकेंडरी वॉल। तो जो प्राइमरी वॉल होता है ना, यानी कि यंग प्लांट सेल जो होता है, यंग प्लांट सेल वॉल जो होता है, प्राइमरी वॉल के पास क्षमता होती है, प्राइमरी वॉल के पास क्षमता होती है कि वो ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, प्राइमरी वॉल के पास क्षमता होती है कि वो ग्रोथ कर सकता है। धीरे धीरे जो प्राइमरी वॉल है वो डिमिनिश होता है और डिमिनिश होकर के वो सेकेंडरी वॉल बना लेता है अंदर की ओर। क्लियर? क्या बना लेता है? अंदर की ओर। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि एक सेल वॉल है और ये है एक सेल वॉल, तो इन दोनों के बीच के जो साइटोप्लाज्म को जो कनेक्ट कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मोडेस्माटा। जो एक सेल वॉल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल वॉल के साइटोप्लाज्म से जोड़ता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और यहाँ पे जो भरा हुआ होता है ये सारा, इन सब को बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्लियर? मिडिल
लेमेला। तो जब आपसे कोई पूछे कि एक सेल वॉल को दूसरे सेल वॉल से कौन कनेक्ट करता है, तो मिडिल लेमेला। और जब कोई आपसे ये पूछे कि एक सेल वॉल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कौन कनेक्ट करता है, तो वो होगा प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये जो मिडिल लेमेला होता है, ये बना हुआ होता है कैल्शियम पेक्टेट का, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या करता है, नेबरिंग सेल यानी कि पड़ोसी सेल को टुगेदर यानी कि पास लाता है, पड़ोसी सेल से मिलाता है। अभी जो मैंने बताया प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, देखिए द सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला मे बी ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, इस टाइप से। तो सेल वॉल के क्या है, सेल वॉल के ट्रांसवर्सली ये है प्लाज्मोडेस्माटा, और ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट करता है एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से, दैट इज सेल वॉल। क्लियर। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है, भाई हमने पढ़ लिया कि सेल वॉल क्या होता है वगैरह वगैरह। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है, जल्दी से बता दीजिए सर। तो सेल वॉल का एक फंक्शन होता है कि वो सेल को शेप प्रदान करता है, यानी कि सेल को एक संरचना प्रदान करता है। दूसरा, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, यानी कि सेल वॉल जो है ये क्या करता है, ये सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। यही सेल वॉल एक सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है, मिलने में मदद करता है। और यही जो सेल वॉल है वो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को अंदर जाने की परमिशन नहीं देता है, यानी कि अनडिजायरेबल जो सेल को नहीं चाहिए वैसे माइक्रोमोलिक्यूल को वो अंदर नहीं जाने देता है। जैसे मॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे दो टाइप का, एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है जी, एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल और दूसरा होता है माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़ा। क्लियर। तो जो बड़ा वाला मैक्रोमोलिक्यूल है, सेल वॉल क्या करेगा, उसको बोलेगा ससुरा को नहीं भाई तुमको हम नहीं अंदर आने देंगे। और जो ये मैक्रोमोलिक्यूल होगा, यानी कि जो मैक्रोमोलिक्यूल सेल को चाहिए उसको जाने देगा। देखिए यहाँ पे अनडिजायरेबल लिखा हुआ है, यानी कि जो सेल को जो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं चाहिए उसको वो अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है, यही वो बोल रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा, हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने पढ़ा, एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और दूसरा पढ़े हम सेल वॉल के बारे में। क्लियर। दूसरा पढ़े हम सेल वॉल के बारे में। तो जो हमारा अगला क्लास होगा, अगले क्लास में हम और डीप नॉलेज लेंगे जो अदर बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, यानी कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के चारों हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्लास में। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो मैंने बतला दिया कि हो सकता है अगला क्लास बिना सब्सक्रिप्शन के आप लोग ज्वाइन ना कर सको, हो सकता है अगला क्लास आप लोग बिना सब्सक्रिप्शन के ज्वाइन ना कर सको, इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। पूरे 2 साल का फीस अभी है, मात्र आपको मिल रहा है 1499 रुपए में, ठीक है, ओनली एंड ओनली 1499 रुपए में। आगे चल करके ये फीस बढ़ने वाला है, ठीक है, आगे चल करके ये फीस बढ़ने वाला है, और 1499 की जगह आपको इसकी फीस होगी 2499, ठीक है, यानी कि अप्रोक्स 2500 रुपए। इसीलिए जो लोग अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं ले लीजिए, और आपका जो कोई फ्रेंड 11th में हो उसको भी बताइए अपने क्लास के बारे में, और उनको भी बोलिए कि ज्वाइन करे, देख ले कैसे है सब, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का, गुड नाइट, शुभ रात्रि। यहाँ भी लाइट कट गई है, तो वैसे भी हमारा लेक्चर फिनिश हो भी चुका था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम यूकैरियोटिक सेल को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का, गुड नाइट, शुभ रात्रि।